दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी सीरीज में। हम लोग यूपीपीसीएस 2017 प्रीलिम्स पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। पार्ट 1 आ चुका है, ये है पार्ट 2। तो आज हम और भी कुछ क्वेश्चंस को देखें और नॉलेज गेन करें। हार्ड वर्क तो करना ही करना है, साथ में और किस चीज़ पे ध्यान देनी है कि जो हार्ड वर्क करें वो बहुत ही स्मार्टली करनी है, मतलब स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो पैटर्न आपको पता है, हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे ताकि कंफ्यूजन नाम की चीज़ रहे ही ना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, आपने क्या बताया। मैं अगली वीडियो में उसको समझाने का बिल्कुल प्रयास करूंगी। ठीक है, तो बिना झिझक के चीज़ों को पूछिए। चलिए, तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें। और चलिए आज देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बहुलक यानी कि पॉलीमर। पॉलीमर पूछ रहा है, वो भी कैसा पॉलीमर पूछ रहा है भाई? नेचुरल पॉलीमर पूछ रहा है। ठीक है, तो एक चीज तो मुझे ये बताइए, बिना अभी समझे कॉन्सेप्ट को, पहले तो ये देखिए कि इसमें ऑप्शंस में कौन सी ऐसी चीज है जो नेचुरली ऑब्टेन हो जाएगी, प्राकृतिक रूप से आपको मिल जाएगी। बेकेलाइट, केवलार, लेक्सान, रेशम, कौन सा मिल जाएगा भाई? रेशम प्राकृतिक तौर से मिलता है हमें। ठीक है, अब हम इसके कॉन्सेप्ट में चलते हैं। क्या है बहुलक, क्या होता है, ये समझ में नहीं आया, चलिए अब समझते हैं। देखिए, मान लीजिए अच्छा, एक पहले यहां पे समझिए, एक टर्म है मोनोमर और दूसरा टर्म है पॉलीमर। पॉलीमर यानी कि किसको इंगित कर रहा है? बहुलक को। ठीक है, आपको दो शब्द समझने हैं, एक पॉलीमर और एक क्या है? मोनोमर। अब यहां समझिएगा क्या है। देखिए, मान लीजिए मोतियों से बनी एक माला है। ठीक है, ये कोई मोतियों से बनी हुई माला है मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है? एक एक मोती से मिलकर बनी हुई है। तो ये जो एक मोती है, इसी एक मोती को हम कहते हैं मोनोमर। और जब एक ही जैसे कई मोतियां मिल जाएं, समझ रहे हैं, एक ही कलर के हो सकते हैं, एक ही प्रॉपर्टी के हो सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा केमिकल समझेंगे कि प्रॉपर्टी एक जैसी हो, कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसा हो। तो जब ऐसे ही एक जैसे मोनोमर मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? कई सारे मोनोमर मिलकर क्या बनाएंगे? पॉलीमर बनाएंगे, एक माला बना देंगे। मतलब जब मोतियों को हमने संगठित नहीं किया था तब वो अकेले अकेले थे, तब उस अकेले अकेले को हमने क्या कहा? मोनोमर। और जब हमने उन सभी मोतियों को लेकर एक धागे में पिरो दिया, उन्हें संयोजित कर दिया, उन्हें बंधों द्वारा बांध दिया, तो उसे हमने क्या कह दिया? पॉलीमर। वो बहुलक हो गए। ठीक है, तो आपसे यहां पे पूछा है कि नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, तो रेशम है। अगर यहां पूछ देता आपसे आर्टिफिशियल बताइए, आर्टिफिशियल मतलब जो मैनमेड है, जो मानव द्वारा निर्मित है, जो केमिकली बनाए गए हैं, तो भाई प्लास्टिक देख लीजिए ना। प्लास्टिक से क्या है, वो प्रकृति में तो मिलता नहीं, उसको बनाया जाता है, मनुष्य ही बनाता है। प्लास्टिक से कितने सारे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, तो वो क्या है? आर्टिफिशियली ऑब्टेन है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या बहुलक का एक ही एग्जाम्पल था रेशम? नहीं, बहुत एग्जाम्पल है। रबड़, ठीक है, याद आ रहा है ना? रबड़, बिल्कुल, रबर एक एग्जाम्पल हो गया। एक रेशम तो है ही है, साथ में एक और है, कौन सा? सेल्यूलोज। कल मैंने आपको पढ़ाया था, पार्ट 1 में आपने पढ़ा है सेल्यूलोज क्या है। सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और ये कहाँ पाया जाता है? तो जो प्लांट सेल होती है, कल के वीडियो में देखा है आपने, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है कल वाला पार्ट 1 इसका, वो अवश्य देखें। वो एक बार उस वीडियो को देख लें, फिर इसे देखें तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। देखिए, प्लांट सेल जो होती है, पादप कोशिका जो होती है, उसके बाहर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और ये जो कोशिका भित्ति है, ये किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। तो देखिए, मैंने आपको कितने, लगभग 3 तो मैंने आपको बता ही दिए कि 3 प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से हो गए? रेशम हो गया, सेल्यूलोज हो गया, रबर हो गया।
ठीक है, तो ऑप्शन में आएगा तो आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। फल के पास अपनी प्राकृतिक मिठास होती है, ठीक है। जैसे गन्ना ले लीजिए, गन्ना तो खाया होगा ना आपने, वो कितना मीठा होता है। तो उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है भाई कि वो इतना मीठा होता है? तो वहां पे होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। यहां देखिए, फलों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रूट्स। और फ्रूट्स में कौन सा शुगर पाया जाता है? फ्रक्टोज। जरा बोल के देखिए, जरा बोल के देखिए, सिमिलैरिटी लगेगी। फ्रूट फ्रक्टोज ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। फ्रूट फ्रक्टोज। तो जो फल हैं यदि वो मीठे हैं तो क्यों मीठे हैं? उनकी प्राकृतिक मिठास क्यों है? फ्रक्टोज की वजह से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए बाकी ऑप्शंस देख लें हम लोग कि बाकी ऑप्शंस में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो देखिए, एक राइबोज लिखा हुआ है। राइबोज आरएनए में पाया जाने वाला शुगर है, बहुत इंपॉर्टेंट। राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड में कौन सा शुगर पाया जाता है? राइबोज शुगर पाया जाता है। अब सवाल आता है, तो डीएनए में भी तो शुगर होना चाहिए ना? बिल्कुल है। डीएनए में जो शुगर पाई जाती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज, इसीलिए उसका नाम भी क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा। राइबोज शुगर आरएनए में, डीऑक्सी बोलेगा तो डीएनए में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा है? लैक्टोज। लैक्टोज कहां प्रेजेंट है? मिल्क शुगर। मिल्क शुगर, लैक्टोज को क्या कहते हैं? मिल्क शुगर कहते हैं। अब दूध में भी क्या अपनी मिठास है? बिल्कुल है। जो छोटे बच्चे मदर मिल्क फीड करते हैं वो मदर का मिल्क एज इट इज ड्रिंक करते, पीते हैं, ठीक है। उसमें अलग से चीनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मिल्क में भी अपना एक कैरेक्टरिस्टिक मिठास है। तो मिल्क शुगर कौन सा है? लैक्टोज है मिल्क शुगर, ठीक है। अब आइए माल्टोज। माल्टोज से एक सवाल आता है कि अगर आप माल्टोज को ब्रेक करोगे तो कितने ग्लूकोज के अणु निकलते हैं? अच्छा, जो मैं बोलती हूँ उसका नोट्स भी लिखा करिए। अगर माल्टोज को आप ब्रेक करते हैं तो कितने ग्लूकोज के अणु निकलते हैं? तो 2 ग्लूकोज के अणु निकलते हैं। या यूं कह दें कि 2 ग्लूकोज अणुओं को मिलाकर क्या बनता है? तो एक माल्टोज बनता है। क्या बनता है? एक माल्टोज बनता है। तो देखिए, क्वेश्चन चाहे ये पूछ ले कि माल्टोज को तोड़ने पे कितने ग्लूकोज निकलेंगे तो भी आप लिख सकते हैं 2। और अगर ये पूछ दे कि माल्टोज बनाने के लिए कितने ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो भी देखिए 2। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप कर लेंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ एक चीज है, टेबल शुगर। जो चीनी आपके घर में डब्बों में रखा हुआ है वो टेबल शुगर है, ठीक है। तो उस शुगर में कौन सा, मतलब उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है कि वो मीठा होता है? तो उसमें पाई जाती है सुक्रोज। क्या पाई जाती है? सुक्रोज। शुगर सुक्रोज, फ्रूट फ्रक्टोज, ठीक है। चलिए याद रखिएगा ये सब। आगे बढ़िए। क्या सवाल है भाई? निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है? शुक्र मनाइए, वहां पे इमली लिखा हुआ, अगर केला लिख देता तो आप लगभग नहीं हो पाता। अभी ये लगेगा ना, केला में भी है क्या अम्ल उपस्थित? बिल्कुल है, केले में भी अम्ल उपस्थित है। तो कौन सा है देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल होगा क्या? एसिटिक अम्ल कहाँ है? सिरके में उपस्थित होता है। सिट्रिक अम्ल हो गया क्या? ये तो खट्टे फलों में होता है, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे नींबू वगैरह हो गया। लैक्टिक अम्ल होता है क्या? लैक्टिक अम्ल कहाँ उपस्थित होता है बताइए? अच्छा स्रोत, दही। दही में लैक्टिक अम्ल है। तो इमली जहां दिख रही हो वहां पे कौन से अम्ल पे लगाने की आवश्यकता है? टार्टरिक अम्ल। तो यहां से आपने क्या क्या सीखा कि अगर मान लीजिए कभी इंडिविजुअल क्वेश्चन में अंगूर आ जाए, कभी केला आ जाए या इमली आ जाए, तो इन तीनों में आप क्या टिक लगाएंगे? कौन सा अम्ल उपस्थित है? टार्टारिक अम्ल उपस्थित है। अब यहाँ पे कई लोगों को एक कंफ्यूजन होगा। अभी तो मैम आपने पीछे वाले वीडियो में, मतलब पीछे वाली स्लाइड में बोला कि मिल्क शुगर लैक्टोज है। अब कह रही हैं कि दही है तो उसमें लैक्टिक अम्ल है। ये क्या बात हो गई भैया? वहां भी तो लैक्टोज ही होना चाहिए था ना, बदल कैसे गया? तो देखिए, सही है, मिल्क में जो शुगर है उसका नाम है लैक्टोज, ठीक। और दही में, कर्ड यानी क्या हो गया? दही। दही में क्या है? लैक्टिक एसिड है। तो जब मिल्क का लैक्टोज, दूध का लैक्टोज लैक्टिक एसिड में बदलता है
तभी दूध से दही बनता है। ठीक है, लैक्टोज जब लैक्टिक एसिड में बदल जाता है तो वही क्या है, दही है। तो ये किसने कर दिया, हमने तो किया नहीं, ये किया एक बैक्टीरिया ने। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है, क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। क्या नाम है बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, जिसने क्या किया, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल दिया। ठीक है, तो आपने ये जितने भी नाम देखे सब लैक्टो से जुड़े हुए हैं, तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को देखिए। क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से होता है, किसको नहीं आएगा ये क्वेश्चन, इसमें क्या डिस्क्रिप्शन देना आप सबको पता है, घेंघा रोग। ठीक है, गॉइटर कहते हैं अंग्रेजी में, ये तो सबको पता है। अच्छा होता क्या है, क्या हमारी जो गर्दन है वो सूज जाती है, अगर मान लीजिए आयोडीन की मात्रा हमने कम ली तो क्या गर्दन सूज जाएगी, गर्दन नहीं सूजती। ठीक है, हमारे नेक रीजन में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड। ठीक है, समझिएगा, बहुत विस्तार से इसको समझिएगा, आराम से समझिए। हमारे नेक रीजन में ग्रंथि पाई जाती है, क्या नाम है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है, उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन, समझिएगा। ठीक है, थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करता है, उसका नाम है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के बनने में क्या चाहिए, आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत जरूरी है, हमारे शरीर की जो भी क्रियाएं चल रही हैं, जो भी मेटाबॉलिक रेट चल रहा है, बीएमआर जिसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब हमारा डाइजेशन कैसा है, रेस्पिरेशन कैसा है, जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं इसको कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन, इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो थायरॉक्सिन को बनने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। ठीक है, अब आयोडीन शरीर में तो बन नहीं रही, बाहर से ही लेते हैं। ठीक है, तो जब बाहर से हमने आयोडीन का इंटेक कम कर दिया, अब समझिएगा जो मैं मुद्दा बता रही हूं, आयोडीन क्या हुआ, मान लीजिए हमने आयोडीन की जो कंजम्पशन है वो कम कर दी, लेना कम कर दिया, तो कहीं ना कहीं जब आयोडीन ही थायरॉक्सिन को बनाता है तो थायरॉक्सिन हार्मोन भी कैसा हो जाएगा, कम बनेगा, कम बनेगा। उधर बॉडी क्या कर रही है, बॉडी डिमांड कर रही है, भाई हार्मोन दो तभी तो काम करेंगे। हार्मोन्स क्या करते हैं, मैसेज लेके जाते हैं कि काम को कैसे करना है, मान लीजिए कि इंस्ट्रक्टर की तरह होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए बॉडी क्या कह रही है, अरे भाई हार्मोन तो दो, मतलब बॉडी की जो डिमांड है वो हार्मोन की बढ़ रही है, बिना हार्मोन के इंस्ट्रक्शन के काम कैसे करेंगे हम, बॉडी ये कह रही है। उससे क्या होता है, थायराइड ग्रंथि जो है वो टेंशन में आ जाता है, अरे थायरॉक्सिन कैसे बनाओ भाई जब आयोडीन ही नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर आता है, इसीलिए क्या होती है, वो ग्रंथि सूज जाती है। तो थायराइड ग्रंथि के सूजने को ही हम कहते हैं घेंघा रोग। समझ में आया मैंने क्या बताया, पूरी कहानी समझ में आई, नहीं आई फिर से देखिए, फिर से देखिए क्या है, नेक रीजन में ग्रंथि है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि, ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। ठीक, थायरॉक्सिन ही हमारे शरीर की लगभग भी क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करता है। अच्छा, थायरॉक्सिन को बनने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। परफेक्ट, समझ में आ रहा है। तो आयोडीन जब हम बाहर से इंटेक कम कर देंगे तो थायरॉक्सिन भी कम बनेगा। उधर बॉडी अलग से चिल्ला रही है, बॉडी की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, भाई थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन दो। अब ये क्वेश्चन कहां से लाऊं थायरॉक्सिन जब आयोडीन ही नहीं दे रहे हो, तो ये प्रेशर में क्या होता है, स्वेल कर जाता है बेचारा, टेंशन में मुंह फुला के बैठ जाता है, मेरे पास नहीं है आयोडीन, मैं थायरॉक्सिन नहीं दे सकता, मेरे पास डिमांड फुलफिल करने की चीजें ही नहीं है, मेरे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, मैं सामान कैसे प्रोड्यूस करूंगा। किसी भी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं होगा तो वो सामान प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, भले बाहर जनता चिल्ला रही हो मुझे चाहिए मुझे चाहिए, जब रॉ मटेरियल ही नहीं है तो कैसे बनाएगा। वही हाल है कि फैक्ट्री वाला बेचारा प्रेशर में आके वो क्या होता है, मतलब सूज के मुंह सुजा के बैठ गया, नहीं कर सकता मैं। और उसी का सूजना, स्वेलिंग इन थायराइड ग्लैंड इज नोन एज, नहीं इज नोन एज नहीं कहते, इसको कहते हैं कॉजेज गॉइटर। ठीक है, कितना बोलना पड़ता है मुझे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B12। ये सवाल भी मुझसे बहुत मेहनत करवाएगा, चलिए ठीक है, आई एम रेडी टू डू हार्ड वर्क। बस आप लाइक नहीं करते वीडियो को, वो आपने ठान के रखा हुआ है, प्रण ले लिया नहीं करेंगे लाइक तुम्हारी वीडियो को, चलिए कोई बात नहीं। विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक, बड़ी टफ हिंदी दी हुई है, अभी आप लोग को भी शायद ना समझ में आए। विटामिन C प्रति स्कर्वी कारक, विटामिन D वंध्यता रोधी कारक, विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक। यहाँ पे प्रति का मतलब वो अगेंस्ट, विरोध की बात कर रहा है। अच्छा, तो चलिए जरा देखते हैं इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखना है ना। तो यहाँ मैं बता दे रही हूँ आंसर आपको, फिर हम डिस्कशन करेंगे। इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है विटामिन D वाला ऑप्शन। विटामिन D वंध्यता रोधी कारक नहीं है। वंध्यता क्या हो गया यहाँ पे, कलर ब्लाइंडनेस का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे विटामिन D से, ठीक है। विटामिन D किस लिए यूजफुल है भाई, हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, हमारी बॉडी, देखिए हम कैल्शियम खाते हैं, अगर हमारे शरीर में ना विटामिन D नहीं होगी तो उस कैल्शियम का बॉडी यूज नहीं कर पाएगा। तो कैल्शियम का बॉडी यूज करे इसके लिए विटामिन D की आवश्यकता होती है, ठीक। तो विटामिन D क्यों आवश्यक है, ताकि बॉडी जो भी हम कैल्शियम खा रहे हैं बॉडी उसका यूज करे, बोन्स में उसका यूज हो। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि विटामिन D का बहुत अच्छा स्रोत क्या है, तो हम लिखते हैं सन रेज, सूर्य का प्रकाश। मैं बता दूं आपको, सूर्य से आने वाली जो रोशनी है ना उसमें विटामिन D नहीं होता। जब सूर्य की प्रकाश आपकी स्किन पर पड़ती है तो आपकी स्किन विटामिन D बनाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। सूर्य के प्रकाश में विटामिन D नहीं होता। आपकी स्किन पे जब सन की रे पड़ती है तो विटामिन D हम बनाते हैं, हमारी स्किन बनाती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। विटामिन D की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं, रिकेट्स। बच्चों में जो पैर हैं वो कमान जैसे हो जाते हैं, वो जिससे तीर चला के मारते हैं ना, वो कमान जैसे, बो लाइक लेग्स कहते हैं, ऐसे हो जाएंगे लेग्स, बो लाइक, टेढ़े मेढ़े। नोट्स बनाते रहिएगा। फिर विटामिन B12 आइए, यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना B12 का, मैं आपको बता दूं, यहां पूछता है ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो अगर आप विटामिन B12 का केमिकल नेम देखोगे तो आपको वहां पे मिलता है साइनो कोबालामिन, मिल गया, साइनो कोबालामिन। अब जरा देखिए, नहीं पता चल रहा है कोबाल्ट कहाँ मिलेगा, तो ये कोबाला नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है? तो इसका मतलब विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। एक चीज की तो मैं गारंटी लेती हूँ, वीडियोस अगर आप मेरी रेगुलर देख रहे हैं, अगर आप सारी वीडियोस को देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ आपको जनरल साइंस में दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आप चीजों को रिवाइज करें, भूल ना जाएं कि अरे चलो ठीक है पढ़ रहे हैं भूल जाएंगे बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कुछ आप में से ग्रास्प कर लें चीजों को बहुत अच्छे से, ऑप्शन देखते ही आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन रिवीजन इज मस्ट, ठीक है। तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट की मात्रा होती है, ठीक है। तो अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए ना तो क्या हो जाएगा, एनीमिया। यहाँ पे वही लिखा है, प्रति अरक्तता कारक, मतलब अगेंस्ट, मतलब एनीमिया के अगेंस्ट ये विटामिन काम करता है, सॉरी। नेक्स्ट है विटामिन C, और इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। तो अगर आप विटामिन C लेंगे तो प्रति स्कर्वी कारक है, मतलब अगेंस्ट स्कर्वी काम करेगा। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, मतलब अगर आपको कहीं चोट लग जाए ना तो ब्लीडिंग होगी, ठीक है, स्टॉप नहीं होगी, जल्दी होगी लेकिन लेट से होगी, तो ब्लीडिंग होती रहेगी। तो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए विटामिन K खाएंगे तो प्रति रक्तस्रावी कारक हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, नहीं है पूछा है, कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, रतौंधी नहीं है। रतौंधी किससे होने वाली रोग है भाई, विटामिन A की कमी से होने वाले रोग को कहते हैं रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। ये विटामिन की कमी हुई तो मुझे भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है जरूरी कि मेरे माता पिता को रतौंधी रही ही हो, ठीक। अनुवांशिक वो होती है ना जो माता पिता से बच्चों में आए,
तो अगर मुझे विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी मुझे आज हो जाए। जनरली ये क्या होता है, बूढ़े लोगों में होता है, ठीक है, तो अभी मैं वंचित हूँ इससे। अच्छा, यहाँ पे देखिए बाकी क्या है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है, मैं आपको बता दूं इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड रुकता ही नहीं। क्या ब्लड रुकता ही नहीं, ये क्या बोल दिया आपने? ब्लड फ्लो मतलब अगर चोट लग जाए ना तो ब्लीडिंग नहीं रुकती। मेरे कहने का सेंस ये था कि ब्लीडिंग नहीं रुकती, जल्दी नहीं रुकती। अच्छा, ऐसा भी है, बिल्कुल है, और इसीलिए इस डिजीज का नाम भी है ब्लीडर्स डिजीज। ठीक है, इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं। शाही परिवार में ये बीमारी मिली थी, क्वीन एलिजाबेथ के परिवार में ये बीमारी थी, सबसे पहले मिली। वहां पे क्या है, वहां पे अभी भी है शायद, मेरे ख्याल से, मैं भी श्योर नहीं हूं लेकिन है मेरे ख्याल से। हीमोफीलिया में जो पेशेंट को अगर कहीं चोट लग जाए, कट लग जाए, तो इतनी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी कि डेथ तक हो सकती है पर्सन की, इसीलिए बहुत खतरनाक होता है। चलिए, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें पर्सन किन्हीं दो कलर में विभेद नहीं कर सकता, कंफ्यूज होता है, उसको रेड ग्रीन दिखता है और ग्रीन रेड दिखता है। लेकिन ये सीमित यहां तक भी नहीं, ये भी मैंने आपको बताया था, और भी कोई कलर्स हैं जिसमें व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। रंजकहीनता क्या है? रंजकहीनता को अंग्रेजी में हम एल्बिनिज्म कहते हैं। एल्बिनिज्म कहते हैं। एल्बिनिज्म, आपने कई ऐसे इंडियंस देखे होंगे ना जो अंग्रेजों की तरह दिखते हैं, जैसे उनके बाल सफेद होंगे, उनकी जो भौएं हैं वो सफेद होंगी, उनके जो आई लैशेज हैं, पलकें जो हैं वो भी वाइट होती हैं, और फेस जैसे हम थोड़े से क्या कहोगे आप, हम थोड़े इंडियंस ना पता चलते हैं, वो वाले गोरे नहीं होते, तो वैसे वाला गोरा, ऐसा लगता है जैसे अंग्रेज हैं वो पूरी तरीके से। तो इसको हम कहते हैं एल्बिनिज्म। एक 30 मार्का मूवी आई थी, उसमें वो एल्बिनिज्म का एग्जाम्पल है एक, आप देख लीजिएगा उस मूवी को, आपको पता चल जाएगा, और नहीं तो नेट पे सर्च कर लीजिएगा एल्बिनिज्म, आपको वो पिक्चर आ जाएगी। तो एल्बिनिज्म में क्या होता है ना, हमारा जो कलर है बॉडी का, हम सबके पास अपना अपना कलर है, तो वो क्यों है, वो एक पिगमेंट होती है स्किन में जिसको हम कहते हैं मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट जितनी ज्यादा होगी पर्सन उतना ही सांवला होगा, डार्क कॉम्प्लेक्शन होगी। क्या बोल रही हूं, ध्यान से समझिए। और मेलानिन पिगमेंट जितनी कम होगी पर्सन उतना ही फेयर होगा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट विच इज देयर इन द बॉडी। ठीक है, तो मेलानिन पिगमेंट उन लोगों में क्या है, बनती ही नहीं, उसी को कहते हैं एल्बिनिज्म, रंजकहीनता। वो एकदम गोरे से रहेंगे, ठीक है, मतलब वो गोरापन भी अजीब सा ही होगा, उनकी पूरी हेयर जो है वो वाइट होगी, क्योंकि हमारा हेयर का कलर भी मेलानिन पिगमेंट से ही गवर्न होता है कि हमारे हेयर का कलर क्या होगा। तो हेयर कलर भी गवर्न होती है मेलानिन पिगमेंट से, अगर नहीं बनेगी मेलानिन पिगमेंट तो रंजकहीनता ही कहलाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता प्लीज लिखें, प्लीज लिखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर, पत्थर लिखा हुआ है, पत्थर मतलब एक अच्छा टर्म नहीं है, चलिए ठीक है, निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में देखिए, पित्ताशय से जो भी मतलब जूस निकल रही है उसे हम कहेंगे बाइल जूस। बाइल जूस के बारे में कुछ बातें आप जान लीजिए। देखिए, बाइल जूस के बारे में जान लीजिए कुछ बातें। बाइल जूस को बनाता कौन है? अगर सवाल आती कि बाइल जूस बनता कहाँ है, तो बाइल जूस बनता है लिवर में, ठीक। लेकिन बाइल जूस को स्टोर कौन करता है? सवाल आता है स्टोर कौन करता है, तो वो है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए, एक तरीके से ऐसे समझिए, मान लीजिए मैगी कंपनी है, तो बाइल जूस यहां पे मान लो मैगी है, ठीक है, तो जो कंपनी है वो लिवर है। लिवर, लिवर एक कंपनी है, इसने क्या बनाया? इसने बाइल जूस बनाया, मैगी बनाई। लेकिन ये बाइल जूस क्या कंपनी में ही रखी रहती है? नहीं, ये जो मैगी है, बाइल जूस उर्फ मैगी, इसको लाके हम रिटेलर शॉप्स में रखवा देते हैं। कंपनी क्या करती है? रिटेलर शॉप्स पे रखवा देती है गॉल ब्लैडर में।
अब जैसे जिसकी डिमांड होती है, मान लीजिए आज मेरा मैगी खाने का मन है तो मैं शॉप पे जाऊंगी और मैगी लेकर आऊंगी। यही कॉन्सेप्ट है कि बाइल जूस को लिवर बनाता तो है पर कहाँ ले जाके स्टोर करवा देता है, गॉल ब्लैडर में। अब जब मैं कोई ऐसा फूड खाऊं जो फैट रिच हो, जो वसा से भरपूर होगा, तब बाइल जूस का सिक्रीशन होगा। तो इसका मतलब कि अगर पित्ताशय में अगर आप क्या कहो स्टोन आ जाए तो कौन सा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। बाइल जूस का मेन काम ही होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये लिख लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पीसेस में भी आता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को ब्रेक डाउन करना, ये किसका काम है? बाइल जूस का काम है। तो अगर आप मतलब स्टोन हो जाएगा अगर पित्ताशय में, तो कौन से भोजन के पाचन को प्रभावित करेगा? आपके वसा के पाचन को। आगे आइए। मोबाइल चार्जर होता है, देखिए मोबाइल चार्जर ना इन्वर्टर है, ना यूपीएस है, ना ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ये एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, क्योंकि जो बिजली है, जो वोल्टेज है, उसको लोअर करके ट्रांसफर करनी होती है। ठीक है, कम वोल्टेज चाहिए होती है। नेक्स्ट ये देखिए, तो करना पड़ेगा। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। पहले बात तो यहाँ वॉट दिया हुआ है, वॉट किसका मात्रक है? पावर का। तो पावर कितनी है? 100 वॉट। ठीक है, WATT चलिए लिख दिया। तो कितनी बल्ब जल रही है 100 वॉट की? तो 5, टोटल 5। तो हम क्या कर ले, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें। एक बल्ब अगर 100 वाट की है तो 5 बल्ब कितनी हो जाएगी? 500 वाट की हो गई। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखिए क्या करना है। विद्युत खर्च निकालने के लिए जो फॉर्मूला है कि विद्युत खर्च कितना हुआ, ये निकालने के लिए फॉर्मूला है वॉट इंटू आर, यानी कि घंटा बटे 1000। ठीक, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन को लगाइए। तो हमने कितना वॉट देखा? 100 वाट की 5 बल्ब थी, तो मतलब कितना हो गया? 500। कितने घंटे के लिए जल रही हैं? 20 घंटे के लिए जल रही हैं। बटे क्या कर दिया? 1000 कर दिया। कितना आएगा? कट कर लीजिए, कितना आ गया? 10। तो ऑप्शन में 10 यूनिट है क्या? यहाँ देखिए है 10 यूनिट। 10 यूनिट, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन कैसे लगाना आपको समझ में आ गया? फॉर्मूला देख लीजिएगा, वॉट इंटू आर बाई 1000, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। अच्छा, अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हमें पृथ्वी से ट्रैक करना है तो हम उसको कैसे ट्रैक करेंगे? डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा, पल्सर द्वारा। तो डॉपलर प्रभाव द्वारा। ठीक है, डॉपलर प्रभाव द्वारा ये क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक वेव भेजी, फ्रीक्वेंसी मैच करके ये ट्रैक करते हैं। डॉपलर इफेक्ट का यूज और भी होता है, जैसे मौसम विभाग मतलब तूफानों को ट्रैक करता है। वाहन की गति भी निकाल सकते हैं डॉपलर इफेक्ट से। कैसे? मान लीजिए आप रोड साइड पे खड़े हैं। अच्छा, आपने देखा होगा हाईवेज पे कभी कभी जो पुलिस खड़ी रहती है ना, उसके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक आप कह सकते हो कि मशीन होती है। तो अगर कोई स्पीड से कार जा रही हो सामने से, तो रेडियो वेव वो मशीन स्पेंड करता है। ठीक है, वो रिलीज करेगा। वो रेडियो वेव जब उस चलती हुई गाड़ी से टकरा कर वापस आती है ना, तो गाड़ी की स्पीड पता चलती है, वाहन की स्पीड भी पता चलती है। डॉक्टर्स भी यूज करते हैं डॉपलर इफेक्ट का, किसमें? सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी, हाँ, उसमें यूज करते हैं। और हवाई जहाज की गति निकालनी हो तो, या फिर तारों का वेग निकालना हो तो, इन सब जगहों पे आपको डॉपलर इफेक्ट मिल जाएगा। सोनार आपको पता है कि वाटर मीडियम होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आ रही है, रडार भी तो रेडियो वेव्स सेंड करता है, तो स्पेस में क्यों ना रडार वाला टेक्निक यूज कर ले, हमें डॉपलर इफेक्ट की क्या जरूरत है? सही है, रडार स्पेस में यूज कर सकते हैं, पर याद रखिएगा डिस्टेंस के साथ इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी।
मतलब हो सकता है जो डिजायर्ड रिजल्ट है हमारा, जो एक्यूरेट रिजल्ट है, वो शायद ना मिल पाए। ठीक है, इसीलिए डॉपलर इफेक्ट का यूज करेंगे। आगे आइए, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी, हाथी, डॉल्फिन, मानव? क्या आंसर है यहाँ पे? होगा चींटी। और मैंने पहले भी आपको बताया, इस टिक लगे हुए पे मत जाइए, ये पीडीएफ है तो इस पे एज इट इज लगा हुआ है टिक, आप उस पे नहीं जाएंगे। मैं आपको करेक्ट आंसर दे रही हूँ, आप उससे देखें, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे इस वाले में भी देखिए, यहाँ पे रडार पे टिक है, रडार गलत है, ये डॉपलर इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए, यहाँ पे पता चल गया आपको। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप खुद बता देंगे। कौन सा? डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, एक और है हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ये प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता। तो अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते। ये होता है कई बार कि जब बारिश होती है तो अचानक से क्या होता है, हमारा जो टीवी है, ठीक है, उस पर पिक्चर डिस्प्ले नहीं होता, हम नहीं देख सकते वीडियो को। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो सिग्नल है डिश का, वो रिसीव नहीं करते हैं, मतलब हमारा जो डिश है वो सिग्नल रिसीव नहीं करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। तो यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? आप देखें, एक बार खुद से ऑप्शन पढ़ें, क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पर आंसर डी करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है कि एक तो एंटीना छोटे होते हैं, ऊपर से जब बारिश होती है तो रेडियो तरंगों की जो ऊर्जा है वो बारिश की बूंदें क्या करती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। और वर्षा की बूंदें फिर रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित भी कर देती हैं। इसीलिए टेलीविजन दर्शक को डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में सिग्नल नहीं प्राप्त हो पाता। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ उत्पाद दिए हुए हैं और स्रोत दिए हुए हैं, आपको बताना है, सुमेलित करना है कि कौन सा उत्पाद पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अफीम, अफीम जो है वो फल से प्राप्त होता है। ए का 3, और जैसे ही देखिए आपने देखा कि ऑप्शन बी में ए का 3, आपने तुरंत आंसर को टिक कर दिया। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम पूरा देखेंगे। हींग कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ से प्राप्त होता है। रबर तने से प्राप्त होता है। जो रबर प्लांट होता है, जब उसके तने को आप थोड़ा सा कट करेंगे तो रबड़ जो है वो लिक्विड फॉर्म में इकट्ठा किया जाता है, बाद में उसे फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, जहाँ पे जैसी ज़रूरत होती है वैसा उत्पाद बनाया जाता है। कुनैन ये छाल से मिलता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा? ऑप्शन बी, देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। एक हीरा चमकता है जगमगाहट के साथ, क्यों? क्योंकि उसकी अपनी स्वाभाविक गुण है कि उसको चमकना ही है तो वो चमकेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इसकी आणविक संरचना के कारण या प्रकाश के अवशोषण के कारण। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लाइट की है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से कई एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हीरे का चमकना हो गया, रेगिस्तान में, डेजर्ट में मरीचिका का बनना हो गया। ठीक है, 2 बताए मैंने। जल में अगर आप किसी परखनली को रखें तो परखनली का चमकना, जल में बुलबुले अगर आपने देखे तो उन बुलबुलों का चमकना। देखिए 4 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है और इन्हीं 4 में से किन्हीं एक को देखकर आपसे पूछता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है। जैसे आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो आपको बताना है क्यों चमकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। आ गई बात समझ में? आगे चलिए।
नेक्स्ट, ये तो स्टैटिक है, आपको यहाँ पे देखना है। चलिए देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? बताइए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है देहरादून में। A3 फिर से देखिए, जब आपने A3 लगा लिया आपको ऑप्शन भी करेक्ट मिल गया, ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर से देख लेते हैं, लेकिन फिर भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में। यूपी के क्वेश्चंस में, जो भी यूपी स्टेट के क्वेश्चंस होते हैं, जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं ना यूपी वाले, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको मिलता है, चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, क्योंकि झांसी यूपी में ही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? शुष्क क्षेत्र, जोधपुर। कृषि, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, इससे भी प्रश्न आते हैं। कृषि अनुसंधान संस्थान भारतीय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखिए, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। हवा में ऐसे कई स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, सूक्ष्म कण हैं, जो हवा के साथ आप इनहेल करते हैं, आप श्वसन की प्रक्रिया में उन्हें अंदर लेते हैं और वो फेफड़ों तक जाते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं। ठीक है, तो किस साइज के होते हैं? क्या वो 7 माइक्रोन से अधिक के होते हैं, 6 माइक्रोन से अधिक के होते हैं, 5 माइक्रोन से अधिक के होते हैं, या 5 माइक्रोन से भी कम के होते हैं? तो 5 माइक्रोन से भी कम के होते हैं। कितने? 4 से 5 माइक्रोन। ये जो सूक्ष्म कण है, इनका जो साइज है पार्टिकल का, वो 4 to 5 माइक्रोन से भी कम का होता है। ठीक है, और ये कहाँ उपस्थित है? वायु में उपस्थित है। आप इन्हें देख नहीं पा रहे, लेकिन ये आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। चलिए, ये देखिए, निम्न में से कौन सा तंत्र सुमेलित नहीं है? आपको नहीं है वाला बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान का खेत, और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे। पहली बात तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस दी हुई हैं, तो आप एक जगह कॉपी में इन ग्रीन हाउस गैसेस का एग्जाम्पल लिख के याद कर लेंगे। सीधे सीधे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, स्रोत पूछा है, कहाँ से प्राप्त होंगे? स्रोत देख लेते हैं। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से? करेक्ट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से? नहीं, बिल्कुल गलत। ये ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप सभी ने देखा है कहाँ से? फ्रिज में, फ्रिज से निकलने वाली गैस, AC से निकलने वाली गैस। फिर आपने कहा जो पेंट करते हैं ना, एरोसॉल, गाड़ियां जो पेंट होती हैं वो स्प्रे के थ्रू एक होता है। ठीक है, वो स्प्रे वाली जो चीज़ें आप यूज़ करते हो वहाँ से, तो यहाँ से मिलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑटोमोबाइल से क्या होता है? फिर ऑटोमोबाइल से आपकी जो गैसेस उत्सर्जित होती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, लेड हो गया, ये सब स्रोत हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत में ही मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ऑटोमोबाइल से नहीं प्राप्त होता, नहीं सीक्रेट होता। अगला सवाल, यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस सही बैठाना है कि जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, फिर बनेगा समुदाय, और फिर होगी बहुदृश्य, भूदृश्य। भूदृश्य यानी कि लैंडस्केप। फिर देखिए, पहले ही लैंडस्केप कर दिया, भूदृश्य, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, जनसंख्या। यहां पर कौन सा करेक्ट होगा आप बताएं? सारे ऑप्शंस को पढ़ें। यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहले जनसंख्या, जनसंख्या से मिलने से क्या बनेगा? समुदाय, फिर होगा पारिस्थितिकी तंत्र, उससे निर्माण होगा किसका? लैंडस्केप का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके देखते रहें, क्वेश्चन को पहले खुद से लगाने का प्रयास करें और देखें आपके कितने सही होते हैं। आगे चलें। ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, यहां लिखा नहीं है पर यह आपका क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? पहली बात तो आप यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देंगे। देखिए, आपको कितनी चीजें बतानी है, पहले आप आंसर दीजिएगा। आंसर देने के बाद इसकी स्थापना किस ईयर में हुई है आप बताएंगे, क्योंकि ये भी सवाल आता है कि यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है मान लीजिए उसकी स्थापना किस साल हुई थी।
दूसरी बात, आपको ये भी उत्तर देना है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में, जो भी करेक्ट आंसर होगा, उस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। टेट में उससे संबंधित सवाल आते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और वो प्रोजेक्ट किस साल लॉन्च किया था। मतलब आप 4 चीजें लिखेंगे, पहले तो आंसर लिखेंगे, फिर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया ये लिखेंगे, उस राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था ये लिखेंगे, और फिर प्रोजेक्ट किस ईयर लॉन्च किया गया था ये भी लिखेंगे। ठीक है, एक हिंट मैं दे देती हूं। नहीं, मैं नहीं दूंगी, इसको रहने देते हैं, आप कर लेंगे। तो वैसे भी बहुत इजी आंसर है, रटा रटाए वाला क्वेश्चन, हर बार आने वाला क्वेश्चन, आप सभी कर लेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या आंसर आता है। चलिए, ये पिछली बार का क्वेश्चन है, पिछले वीडियो का, जो हमें डिस्कस करना है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। ये बताइए, जब आप पानी में चीनी को घोलोगे तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान बदलेगा ही बदलेगा भाई, मास बदल रहा है, और जब मास बदलेगा तो घनत्व भी बदलेगा, जब घनत्व बदलेगा तो सांद्रता भी बदलेगी, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, आयतन, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका आंसर दिया था, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आपने आंसर दिया। मैं जो पूछती हूँ आप उसका आंसर देते हैं, लेकिन सभी नहीं दे रहे, सभी इसका आंसर दें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और वीडियो का इंतज़ार भी करते रहिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ब्लेस्ड।